सो हे वन आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट रहा में। तो गाइज आप लोगों के लिए मैं रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर सेट लेकर आई हूँ गाइज, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा एंड कोशिश करिएगा नोट बनाने का, क्योंकि गाइज नोट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि नोट बनाइए एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है रिविजन करिए। जितना ज्यादा आप रिविजन करेंगे आपकी चीजें उतना ही ज्यादा क्लियर आउट रहेगी। तो रिवीजन करिए एंड नोट बनाइए। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर सेट जो चलेगा वो हमारा सेट 12 चलेगा, यानी आज जो ग्रुप डी का सेट चलेगा वो हमारा सेट 12 चलेगा। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे कह रहा है कि भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है। तो आपको बताना है कि भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन सा है। तो आपके ऑप्शन है NH 47A, ऑप्शन बी NH 44, ऑप्शन सी NH 1A, या ऑप्शन डी NH 18। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का सबसे लंबा राजमार्ग जो है वो NH 44 है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें गाइज, तो यहाँ पे जो है आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है कि ये जो है भारत का सबसे लंबा है, तो इसकी लंबाई आपको याद रखनी पड़ेगी। तो अगर हम बात करते हैं कि NH 44 की जो है, अगर हम सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी लंबाई के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक पॉइंट नोट करते हुए चलेगा जितना भी चीज दिखा रही हो। तो सबसे पहले हम इसकी लंबाई के बारे में बात करेंगे गाइस, तो याद रखिएगा NH 44 की जो है वो लंबाई कितनी है गाइस। तो याद रखिएगा 3745 किलोमीटर। ठीक है, तो इसकी लंबाई कितनी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है 3745 किलोमीटर जो है, याद रखिएगा 3745 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। ठीक है, पहला पॉइंट आपको याद रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस, तो याद रखिएगा ये जो है NH 44 जो है ये कहाँ से शुरू होता है गाइस। तो अगर हम इसके बारे में बात करें गाइस, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। इसके बारे में बात करें तो यहीं से एक पॉइंट लेते हैं। तो याद रखिएगा ये क्या करता है, ये जो है आपको याद रखना है कि ये जो है उत्तर उत्तर के श्रीनगर से, ठीक है आपको ध्यान रखना है उत्तर में आपका श्रीनगर है। तो याद रखिएगा उत्तर के जो है श्रीनगर से स्टार्ट होता है ये राजमार्ग, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर के श्रीनगर से जो है ये आपको ध्यान रखना है, उत्तर के श्रीनगर से जो है ये आपको ध्यान रखना है, उत्तर के श्रीनगर से। और याद रखिएगा उत्तर के श्रीनगर से दक्षिण के कन्याकुमारी तक जाती है। ठीक है, ये राजमार्ग कहाँ से कहाँ तक है गाइस, तो याद रखिएगा उत्तर के श्रीनगर से दक्षिण के कन्याकुमारी तक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये कहाँ तक है गाइस, तो याद रखिएगा दक्षिण के कन्याकुमारी तक है। ये पॉइंट आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये राजमार्ग जो है ये आपको ध्यान रखना है दक्षिण के कन्याकुमारी तक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गया। अगर हम इसको जो है अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, जैसे कि अगर हम बात करें तो ये है जो कि आपका है, जैसे कि हम ये ले लेते हैं आपका जो है ये इंडिया का ये है। ठीक है, तो ये जो है आप देख सकते हैं ये इंडिया का मैप है। ठीक है, तो अगर हम इंडिया के मैप की बात करेंगे गाइस, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से है। तो ये थोड़ा सा मतलब कि इंडिया का मैप मैं जैसा बनाई हूँ, परफेक्ट नहीं बना है, बट मैं आपको समझाने के लिए बनाई हूँ। तो ये जो है ये आपका जो है ये आपका नॉर्थ हो गया। ठीक है, ये आपका जो है नॉर्थ हो गया यानी उत्तर हो गया, और ये आपका जो है साउथ हो गया, ये आपका जो है आपका ईस्ट हो गया, और ये आपका जो है वेस्ट हो गया। ठीक है, तो ये कहाँ से, मैंने बोला कि उत्तर से। तो ये जो है उत्तर से आपका कहाँ हो जाएगा, ये आपका जो है श्रीनगर से। ठीक है, श्रीनगर से ये मार्ग होते हुए ये कहाँ तक आती है, श्रीनगर से ये मार्ग होते हुए गए ये कहाँ तक आती है, ये आती है आपके कन्याकुमारी तक। ठीक है, तो सबसे लंबा यानी कि उत्तर पूरा उत्तर वो ये कवर करता है, और पूरा साउथ यानी कि ये पूरा ऐसे है। ठीक है, तो ये जो है उत्तर के श्रीनगर से ये स्टार्ट होता है और कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, यानी कन्याकुमारी तक इसका रास्ता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपके जो है NH 44 के से रिलेटेड जो पॉइंट है ये आपको याद रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करते गए तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा अगर बात करें तो ये तो हो गया आपके भारत का सबसे लंबा ये हो गया। उसके बाद अगर हम NH 47A की अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम NH 47A की बात करें तो याद रखिएगा भारत का सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है NH 47A जो है ये आपको ध्यान रखना है। NH 47A जो है ये आपको ध्यान रखना है कि भारत का सबसे छोटा, ये आपको ध्यान रखना है। NH 47A जो है ये आपको ध्यान रखना है कि भारत का सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। NH 47 जो है ये आपको ध्यान रखना है, भारत का सबसे छोटा राजमार्ग कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत का सबसे छोटा राजमार्ग जो है ये आपका NH 47A है, ये आपको ध्यान रखना है, ये भारत का सबसे छोटा राजमार्ग है।
उसके बाद जो है गाइस आपका दूसरा पॉइंट क्या है, NH1A है जो है, इसकी अगर हम बात करें गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। NH1A जो है ये आपको ध्यान रखना है। भारत का सबसे ऊंचा राजमार्ग कौन सा है, तो अगर आपको पूछा जाए कि भारत का जो है आपको ध्यान रखना है, भारत का जो है सबसे ऊंचा राजमार्ग कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत का सबसे ऊंचा राजमार्ग कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत का सबसे ऊंचा राजमार्ग जो है, ये आपको ध्यान रखना है। भारत का सबसे ऊंचा राजमार्ग कौन सा है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत का सबसे ऊंचा राजमार्ग जो है, उस भारत का सबसे ऊंचा राजमार्ग जो है ये कौन सा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत का सबसे ऊंचा राजमार्ग जो है वो NH18 है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भारत का सबसे ऊंचा राजमार्ग है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपका हो गया। तो यहाँ पे जो है इतना पॉइंट आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि वह पहला तत्व कौन सा है जिसकी रासायनिक खोज हीनिंग ब्रांट द्वारा की गई थी। तो आपको बताना है कि वो पहला तत्व आपको बताना है जिसकी खोज जो है वो किसने की थी। तो ये आपको ध्यान रखना है, हीनिंग ब्रांट ने की। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए लिथियम, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी हाइड्रोजन या ऑप्शन डी पोटेशियम। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। वो पहला रासायनिक तत्व कौन सा था, फास्फोरस था, जिसकी खोज जो है ये किसने की थी, हीनिंग ब्रांट ने की थी। आपको ध्यान रखना है, इसकी खोज जो है हीनिंग ब्रांट ने की थी। और हीनिंग ब्रांट ने जो है कैसे देखिएगा, यहाँ पे जो आपको ध्यान रखना है, इसकी खोज करता कौन है, तो ये आपको ध्यान रखना है, इसकी खोज जो है ये किसने की थी, तो हीनिंग ब्रांट ने। लेकिन अगर हम बात करें कि इसकी खोज हीनिंग ब्रांट ने कब की थी गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इसकी खोज हीनिंग ब्रांट ने 1669 में की थी, आपको ध्यान रखना है। 1669 में किया था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, ठीक है, तो आप आ जाते हैं हाइड्रोजन की। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की जो है ये खोज किसने की थी, तो सबसे पहले हाइड्रोजन की खोज की बात करेगा, इससे आपको ध्यान रखना है, हाइड्रोजन की खोज जो है ये किसने की थी, तो हाइड्रोजन की खोज जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके हेनरी कैवेंडिश ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। हाइड्रोजन की खोज जो है ये किसने की थी, इससे आपको ध्यान रखना है। हाइड्रोजन की खोज जो है ये आपके जो है हेनरी कैवेंडिश ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। हेनरी कैवेंडिश ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। कैवेंडिश ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और अगर हम बात करें इन्होंने खोज कब की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, इन हेनरी कैवेंडिश ने जो खोज की थी वो आपके हाइड्रोजन की खोज 1766 में की थी, ये आपको ध्यान रखना है, 1766 में। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की गाइस, तो अगला पॉइंट आपको क्या याद रखना है, अगला पॉइंट आपको याद रखना है पोटेशियम। पोटेशियम की अगर हम बात करें तो इसकी खोज जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम पोटेशियम की खोज की बात करें गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, पोटेशियम की खोज जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पोटेशियम की खोज जो है ये किसने की थी, तो पोटेशियम की खोज गाइस याद रखिएगा हम्फ्री डेवी ने की थी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है किसने की थी गाइस, तो याद रखिएगा पोटेशियम की खोज जो है ये आपको ध्यान रखना है किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है पोटेशियम की खोज जो है हम्फ्री डेवी ने की थी, आपको ध्यान रखना है। पोटेशियम की खोज जो किसने की थी, हम्फ्री डेवी ने। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि हम्फ्री डेवी ने जो है पोटेशियम की खोज कब की थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। तो हम्फ्री डेवी ने पोटेशियम की खोज 1807 में की थी, ये आपको ध्यान रखना है। कब की थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, 1807 में की थी। ठीक है, उसके अलावा आ जाते हैं गाइस लिथियम। लिथियम की अगर हम बात करें गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, लिथियम की खोज जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं गाइस कि लिथियम, लिथियम की खोज जो है ये किसने की थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, लिथियम की खोज जो है ये किसने की थी, तो लिथियम की खोज गाइस याद रखिएगा जोहान अगस्टन अफॉर्डवेंस ने की थी, आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ये किसने की थी गाइस, आप लिख लीजिएगा कि इसकी खोज जो है ये किसने की थी गाइस, आपको ध्यान रखना है जोहान। ठीक है, जोहान अगस्टक। ठीक है, याद रखिएगा इसकी खोज जो है ये किसने की थी गाइस, याद रखिएगा जोहान अगस्टक जो है ये आपको ध्यान रखना है, इसकी खोज जो है ये किसने की थी गाइस, आपको ध्यान रखना है जोहान अगस्टक। और जो है याद रखिएगा और किसने की थी, जोहान अगस्टक ने की थी अल्फ्रेवेटसन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे पूरा नाम के लिए जगह नहीं, तो मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देती हूँ। शॉर्ट में नहीं लिख रही हूँ, मतलब थोड़ा छोटा करके लिख रही हूँ, इसे आप मतलब कि याद रखिएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा इसकी खोज जो है ये किसने की थी, अल्फ्रेवेटसन। अल्फ्रेवेटसन ने जो है इसकी खोज की थी, जोहान अगस्टन अल्फ्रेवेटसन ने। उसके बाद अगर हम बात करते हैं इसकी लिथियम की खोज जो है ये कब हुई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि लिथियम की खोज जो है ये कब हुई थी गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, लिथियम की खोज जो है 1817 में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है, कब हुआ था गाइस, याद रखिएगा 1817 में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे जो है मैं इसको इरेज करके आपको मैं लिख देती हूँ, जोहान अगस्टक अल्फ्रेवेटसन ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है, लिथियम की खोज ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंगे की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। तो आपको बताना है कि तरंग दैर्ध्य सबसे कम किसकी होती है। तो आपके ऑप्शन है गामा किरणें की, ऑप्शन बी अवरक्त किरणें की, या ऑप्शन सी पराबैंगनी किरणें की, या ऑप्शन डी रेडियो तरंग की। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। गामा किरणें की जो है चुंबकीय तरंग जो है बहुत कम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम में हुई है। तो आपको बताना है कि भारत में पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना जो है ये किस अधिनियम में हुई थी। तो आपके ऑप्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ऑप्शन बी इंडियन काउंसिल एक्ट 1892, ऑप्शन सी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, या ऑप्शन डी काउंसिलिंग एक्ट 1909। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत जो है लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। और अगर हम बात करें यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है कि लोक सेवा आयोग की स्थापना जो है ये किस समिति की सिफारिश पे होती है गाइस। तो याद रखिएगा ये जो हुआ था ये आपको ध्यान रखना है ली कमीशन की सिफारिश पे, ठीक है। इसकी स्थापना जो है ये आपको ध्यान रखना है, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, ये आपको ध्यान रखना है इसकी स्थापना जो है ली कमीशन, ठीक है, आपको ध्यान रखना है ली कमीशन की सिफारिश पे जो है ये आपको ध्यान रखना है इसकी स्थापना जो है आपको ध्यान रखना है ली कमीशन की सिफारिश पे जो है इसकी स्थापना हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है ली कमीशन की सिफारिश पे जो है इसकी स्थापना हुई थी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ली कमीशन की सिफारिश पर जो है ये आपको ध्यान रखना है ली कमीशन की सिफारिश पर इसकी स्थापना हुई थी। और अगर हम बात करें कि ली कमीशन की सिफारिश पे इसकी स्थापना जो है ये कब हुआ था, तो ये आपको ध्यान रखना है ली कमीशन जो है 1926 में जो है ली कमीशन की सिफारिश पे जो है इसकी स्थापना हुई थी 1926 में, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि बेसबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो आपको बताना है कि बेसबॉल में एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो आपके ऑप्शन है 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 11, या ऑप्शन डी 5। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेसबॉल में जो है एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो बेसबॉल में एक टीम में टोटल 9 खिलाड़ी होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं गाइस, तो अगर हम बात करते हैं तो आपको यहाँ पे जो है अगर हम बात करें खो खो में भी जो है ये कितने प्लेयर होते हैं गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। खो खो में भी जो है ये 9 प्लेयर होते हैं, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। खो खो में भी जो है ये कितने प्लेयर होते हैं, 9 प्लेयर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं गाइस कि 7 जो है ये किसमें होते हैं। तो याद रखिएगा कबड्डी में जो है ये कितने प्लेयर होते हैं गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। कबड्डी में जो है ये 7 प्लेयर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कबड्डी में जो है ये कितने प्लेयर होते हैं, 7 प्लेयर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस तो आपको याद रखना है 11 प्लेयर जो है ये किसमें होता है गाइस, तो याद रखिएगा हॉकी में जो है ये कितने प्लेयर होते हैं गाइस, तो याद रखिएगा हॉकी में जो है 11 प्लेयर होते हैं, आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि क्रिकेट में कितने प्लेयर होते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें भी 11 प्लेयर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है फुटबॉल में भी जो है ये कितने प्लेयर होते हैं गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। फुटबॉल में भी जो है 11 प्लेयर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फुटबॉल में भी 11 प्लेयर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम 5 प्लेयर की बात करें कि जो है 5 प्लेयर किसमें होते हैं गाइस, तो याद रखिएगा बास्केटबॉल में जो है ये कितने होते हैं गाइस, तो याद रखिएगा बास्केटबॉल में जो है ये 5 प्लेयर होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। बास्केटबॉल में जो है ये कितने होते हैं गाइस, तो आपको ध्यान रखना है। बास्केटबॉल में भी जो है कितने खिलाड़ियों की संख्या होती है, तो बास्केटबॉल में भी जो है ये आपके 5 खिलाड़ी होते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि लेजर की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। तो आपको बताना है लेजर की खोज जो है ये किस वैज्ञानिक ने की थी। तो आपके ऑप्शन है जॉन डाल्टन ने, ऑप्शन बी हेनरी वेसेमर ने, या ऑप्शन डी थियोडर मेमन ने, या ऑप्शन डी मैडम क्यूरी ने। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, याद रखिएगा। तो अगर हम बात करते हैं कि लेजर की खोज जो है ये किसने की थी गाइस, तो याद रखिएगा लेजर का खोज जो है ये आपके जो है थियोडर मेमन ने की थी। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। थियोडर मेमन ने की थी, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कि लेजर की खोज जो है थियोडर मेमन ने जो है ये कब की थी गाइस, तो इसका जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो अगर हम बात करते हैं कि इसकी खोज जो है इन्होंने कब की थी गाइस, तो याद रखिएगा लेजर की खोज जो है थियोडर मेमन ने जो है ये कब की थी, 1960 में की थी। तो 1960 में जो है इनकी इसकी खोज हुई थी लेजर की खोज, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं जॉन डाल्टन ने जो है किसकी खोज की थी गाइस, तो याद रखिएगा परमाणु की खोज जो है ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि परमाणु की खोज जो है ये किसने की थी गाइस, तो आपको ध्यान रखना है परमाणु
की खोज जो है आपको ध्यान रखना है, परमाणु की खोज जो है ये किसने की थी गाइस, आपको ध्यान रखना है, परमाणु की खोज जो है ये जॉन डाल्टन ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हेनरी वेसेमर, हेनरी वेसेमर ने जो है ये किसकी खोज की थी गाइस, आपको ध्यान रखना है, हेनरी वेसेमर की अगर हम बात करें गाइस, आपको ध्यान रखना है, इन्होंने जो है स्टील की खोज जो है ये किसने की थी गाइस, आपको ध्यान रखना है, स्टील की खोज जो है ये किसने की थी, तो स्टील की खोज की अगर हम बात करते हैं गाइस, आपको ध्यान रखना है, स्टील की खोज जो है ये किसने की थी, हेनरी वेसेमर ने जो है ये आपको ध्यान रखना है, स्टील की खोज की थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं मैडम क्यूरी, ठीक है, मैडम क्यूरी ने जो है ये किसकी खोज की थी गाइस, आपको ध्यान रखना है, रेडियम की खोज जो है ये किसने की थी गाइस, आपको ध्यान रखना है, रेडियम, ठीक है, रेडियम की खोज जो है ये किसने की थी गाइस, आपको ध्यान रखना है, अगर हम बात करते हैं कि रेडियम की खोज जो है, रेडियम की खोज जो है ये किसने की थी गाइस, आपको ध्यान रखना है, मैडम क्यूरी ने जो है रेडियम की खोज की थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार की आपात स्थिति दी गई है, तो आपको बताना है कि भारतीय संविधान में जो है ये कितने प्रकार की आपात स्थिति दी गई है, तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 6। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका जो है ऑप्शन जो है 3 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये जो है 3 प्रकार की आपात स्थिति दी गई है। अगर हम बात करें कि 3 प्रकार की आपात स्थिति में कौन कौन सा आपात स्थिति दिया हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम पहली आपात स्थिति की बात करेंगे तो पहला जो है ये आपका राष्ट्रीय आपातकाल हो गया, पहला जो है ये आपका कौन सा हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, पहला जो है ये आपका राष्ट्रीय आपातकाल हो गया, पहला जो है ये आपका कौन सा हो गया गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है, पहला जो है ये आपका राष्ट्रीय आपातकाल हो गया, ये आपको ध्यान रखना है, पहला जो है ये आपका राष्ट्रीय आपातकाल हो गया। उसके बाद जो है दूसरा जो है आपका कौन सा हो गया गाइस, दूसरा जो है ये आपको ध्यान रखना है, दूसरा जो है ये आपको कौन सा हो गया, दूसरा जो है ये आपका कौन हो गया, राष्ट्रपति शासन हो गया, दूसरा जो है ये आपका कौन सा हो गया गाइस, ये आपको ध्यान रखना है, दूसरा जो है ये आपका राष्ट्रपति शासन हो गया, दूसरा जो है ये आपको कौन सा हो गया गाइस, तो दूसरा जो है आपका राष्ट्रपति शासन हो गया। उसके बाद जो है तीसरा जो है ये आपका कौन सा हो गया, तीसरा जो है ये आपका वित्तीय आपात हो गया, ठीक है, तीसरा जो है वित्तीय आपात हो गया। अगर अब हम बात करते हैं गाइस, तीसरा जो है ये आपका कौन सा हो गया, वित्तीय आपात हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये प्रश्न पूछा जाता है कि कौन सा आपात कौन से आर्टिकल में गाइस ये जो है पूछा जाता है। तो अगर हम बात करें जो वित्तीय आपात है ये आपका जो है अनुच्छेद 360 में है, ये आपको ध्यान रखना है। ये जो है आपका किस में है, तो याद रखिएगा ये जो है अनुच्छेद 360 में आपका वित्तीय आपात का वर्णन किया गया है। राष्ट्रपति शासन की अगर हम बात करें गाइस तो आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रपति शासन की अगर हम बात करते हैं गाइस तो आपको ध्यान रखना है, राष्ट्रपति शासन जो है आपको किस में गाइस, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 356 में जो है राष्ट्रपति शासन दिया हुआ है। और उसके बाद जो है आपका राष्ट्रीय आपात जो है ये आपको अगर हम बात करें राष्ट्रीय आपात की, तो इस किस में दिया हुआ है गाइस, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय आपात जो है ये आपका अनुच्छेद जो है ये किस में गाइस, तो याद रखिएगा अनुच्छेद 352 में जो है ये आपका राष्ट्रीय आपात है। तो याद रखिएगा कौन सा 3 आर्टिकल संबंधित है आपातकाल से। तो यहाँ पे ये भी पूछा जाता है कि कौन सा 3 आर्टिकल संबंधित है, तो 352, 356 और 360, ये 3 आपात जो है 3 अनुच्छेद जो है ये आपका जो है किससे संबंधित है, आपात से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे कह रहा है कि आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है। तो आपको बताना है कि आकाश का नीला रंग जो है ये किसके कारण होता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए अपवर्तन के कारण, ऑप्शन बी प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन सी परावर्तन के कारण या ऑप्शन डी फैलाव के कारण। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आकाश का नीला रंग जो है ये किसके कारण होता है, प्रकीर्णन के कारण होता है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आकाश का नीला रंग जो होता है ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो है बहुत तरीके की जो है ये रंग आते हैं, जैसे कि 7 तरीके के रंग आती है, जिसमें से जो है सबसे कम तरंग दैर्घ्य जो है ये किसका होता है guys? अगर हम बात करते तो याद रखिएगा किस रंग का तरंग दैर्घ्य कम होता है, तो याद रखिएगा कम तरंग दैर्घ्य जो है ये किसका होता है guys? तो ये आपको ध्यान रखना है कम तरंग दैर्घ्य, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं guys, तो ये आपको ध्यान रखना है कि कम तरंग दैर्घ्य जो है ये किसमें होता है सबसे ज्यादा, यानी कि सबसे कम वेवलेंथ जो है ये किसका होता है guys? तो ये आपको ध्यान रखना है सबसे कम तरंग दैर्घ्य जो है ये किसका होता है guys? तो याद रखिएगा नीला कलर का जो है ये आपको ध्यान रखना है सबसे कम तरंग दैर्घ्य जो है ये किस रंग का होता है, तो याद रखिएगा सबसे कम तरंग दैर्घ्य जो है ये नीले रंग का होता है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है किसका होता है, नीले रंग का होता है सबसे कम तरंग दैर्घ्य, ये आपको ध्यान रखना है नीले रंग का होता है, नीले रंग का होता है, ये आपको ध्यान रखना है, जिसकी वजह से जो है याद रखिएगा जिसकी वजह से जो है इसका फैलाव ज्यादा होता है, ठीक है, इसलिए जो है ये आपको ध्यान रखना है नीले रंग का होता है, इसलिए जो है ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए जो है आपको ध्यान रखना है, इसलिए जो है इसका फैलाव ज्यादा होता है, ठीक है, इसलिए जो है ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए इसका फैलाव ज्यादा होता है, इसलिए जो है इसका जो है नीले रंग का जो है इसलिए इसका फैलाव ज्यादा होता है, इसलिए जो है क्या होता है guys, ये आपको ध्यान रखना है, इसलिए इसका फैलाव ज्यादा होता है, ये आपको ध्यान रखना है, जिस वजह से जो है आकाश नीला दिखता है।
फैलाव जो है ये आपको ध्यान रखना है ज्यादा होता है, इसलिए इसका फैलाव जो है ये क्या होता है guys, याद रखिएगा इसका फैलाव जो है ज्यादा होता है, ठीक है। इसका फैलाव जो है ज्यादा होता है, जिस वजह से जो है आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, ठीक है। इस वजह से जो है आकाश का रंग क्या दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, यही कारण है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि किस शासक ने पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना की थी। तो आपके ऑप्शन है उदयन, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी घनानंद या ऑप्शन डी अजातशत्रु। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उदयन ने जो है पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। और अगर हम बात करें कि इनका जो है शासन काल की, अगर हम बात करें कि उदयन का जो है शासन काल कब से कब तक था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। शासन काल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो याद रखिएगा। तो अगर हम बात करते हैं कि उदयन का जो है शासनकाल कब से कब तक था गाइस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। तो उदयन का जो शासन 460 से लेकर 444 ईसा पूर्व था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। इसका जो है शासनकाल कब से था, 460 से लेकर 444 ईसा पूर्व जो है इसका शासनकाल था, 460 से लेकर 444 ईसा पूर्व तक। और याद रखिएगा गाइस उदयन जो है इसने क्या किया था, तो याद रखिएगा इसने जो है अपनी जो राजधानी थी, इसकी जो राजधानी थी गाइस, याद रखिएगा राजधानी इसकी कहाँ थी पहले, तो याद रखिएगा इसकी जो राजधानी थी गाइस, याद रखिएगा जब इसकी राजधानी कहाँ थी, राजधानी जो है आपको ध्यान रखना है इसका जो है कहाँ था, राजगिरी था, ठीक है। आपको ध्यान रखना है इसका राजधानी जो है राजगिरी थी, आपको ध्यान रखना है राजगिरी था। लेकिन बाद में जो है ये आपको ध्यान रखना है राजगीर था। बाद में जो है इसका कहाँ स्थापना की, राजगीर से जो है इसको कहाँ किया था, राजगीर से जो है ये कहा किया था उदय ने, पाटलिपुत्र में इसकी स्थापना की थी, आपको ध्यान रखना है पाटलिपुत्र में इसकी स्थापना की थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो याद रखिएगा राजगीर से बदलकर जो है इसकी अपनी राजधानी किसको बनाया था, पाटलिपुत्र को बनाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 10 हमसे कह रहा है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे। तो आपको बताना है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है। तो आपके ऑप्शन है जस्टिन रनादे, ऑप्शन बी सरोजनी नायडू, ऑप्शन सी मदन मोहन मालवीय या ऑप्शन डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक है। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करेंगे इसके गोपाल कृष्ण गोखले जो है ये किनके शिष्य थे। तो याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले के जो है अगर हम बात करें कि गुरु कौन थे गैस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले के जो है गुरु कौन थे गैस, याद रखिएगा इनके जो गुरु थे वो गोविंद रनाडे थे, ये आपको ध्यान रखना है। इनके गुरु कौन थे गैस, ये आपको ध्यान रखना है। इनके गुरु जो थे गैस, याद रखिएगा गोविंद रनाडे थे, ये आपको ध्यान रखना है। इनके गुरु कौन थे गैस, तो ये आपको ध्यान रखना है, इनके गुरु गोविंद रनाडे थे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बोले कि गांधी के, महात्मा गांधी के जो गुरु थे ये कौन थे गाइस, यानी कि राजनीतिक गुरु अगर हम बात करें गांधी के गुरु कौन थे गाइस, याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु जो थे वो गोविंद रनाडे थे। लेकिन महात्मा गांधी के गुरु कौन थे गाइस, याद रखिएगा महात्मा गांधी के गुरु जो थे ये गोपाल कृष्ण गोखले थे, ये आपको ध्यान रखना है। महात्मा गांधी के गुरु कौन थे गाइस, याद रखिएगा महात्मा गांधी के गुरु थे गाइस, याद रखिएगा गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। आपको ध्यान रखना है इनके गुरु कौन थे गाइस, आपको ध्यान रखना है गोपाल कृष्ण गोखले जो है इनके गुरु थे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इसकी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया के जो है इसकी जो है स्थापना कब हुई थी गाइस, तो याद रखिएगा इसके संस्थापक तो गोपाल कृष्ण गोखले, लेकिन अगर हम स्थापना की बात करें गाइस तो याद रखिएगा इसकी स्थापना जो है 1905 में हुई थी, आपको ध्यान रखना है इसकी स्थापना कब हुई थी 1905 में। और याद रखिएगा 1905 में जो है ये कहाँ हुआ था गाइस, याद रखिएगा महाराष्ट्र के पुणे में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना जो ये कहाँ हुई थी गाइस, याद रखिएगा इसकी स्थापना जो है महाराष्ट्र में हुई थी, आपको ध्यान रखना है इसकी स्थापना कहाँ हुई थी गाइस, याद रखिएगा महाराष्ट्र में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 11 हमसे कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का मोहनजोदड़ो स्थल किस नदी के तट पर स्थित है। तो आपके ऑप्शन ए भोगवा नदी पर, ऑप्शन बी रावी नदी पर, ऑप्शन सी सिंधु नदी पर या ऑप्शन डी सतलज नदी पर। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता का जो मोहनजोदड़ो स्थल है गाइस वो किस नदी के तट पर स्थित है, तो सिंधु नदी के तट पर स्थित है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करते हैं भोगवा नदी के तट पर, भोगवा नदी के तट पर आपको कौन सा स्थल है गाइस, याद रखिएगा भोगवा नदी के तट पर जो है आपका लोथल, लोथल जो है ये किस नदी के तट पर है गाइस, याद रखिएगा लोथल जो है ये आपके भोगवा नदी के तट पर है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें रावी नदी के तट पर आपको कौन सा है गाइस, याद रखिएगा हड़प्पा, हड़प्पा जो है ये आपके किस नदी के तट पर है गाइस, याद रखिएगा हड़प्पा जो है ये आपके रावी नदी के तट पर है। उसके बाद अगर हम बात करें सतलज नदी के तट पर आपको कौन सा है गाइस, याद रखिएगा रोपड़, रोपड़ जो है ये आपके किस नदी के तट पर है गाइस, याद रखिएगा रोपड़ जो है ये आपके सतलज नदी के तट पर स्थित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 12 हमसे कह रहा है कि एमिनो एसिड में कितने प्रमुख तत्व पाए जाते हैं। तो आपको बताना है कि एमिनो एसिड में जो है ये कितने प्रमुख तत्व पाए जाते हैं। तो आपके ऑप्शन ऑप्शन है 6, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 2। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। एमिनो एसिड में जो है ये कितने प्रमुख तत्व पाए जाते हैं गाइस, याद रखिएगा। एमिनो एसिड में जो है टोटल 4 प्रमुख तत्व पाए जाते हैं। अगर हम बात करें वो 4 प्रमुख तत्व कौन कौन सा है गाइस, तो यहाँ पे जो है हम बात करेंगे वो 4 प्रमुख तत्व कौन कौन सा है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं 4 प्रमुख तत्व कौन सा है, तो पहला जो है ये कौन सा है गाइस, तो याद रखिएगा पहला जो है ये आपका कौन सा एमिनो एसिड में कौन सा प्रमुख तत्व पाया जाता है। सबसे पहले आपको याद रखना है कार्बन, ठीक है। पहला जो है ये आपको कौन सा याद रखना है, पहला जो है ये आपको याद रखना है कार्बन जो है ये एमिनो एसिड में पाया जाता है। पहला हो गया आपका कार्बन। उसके बाद जो है दूसरा आपका कौन सा हो गया गाइस, तो याद रखिएगा दूसरा जो है ये आपका हाइड्रोजन हो गया। दूसरा जो है ये आपका कौन सा हो गया गाइस, तो याद रखिएगा दूसरा जो है ये आपका हाइड्रोजन हो गया। और उसके बाद अगर हम तीसरा बात करें, तीसरा जो है ये आपका कौन सा हो गया गाइस, तो तीसरा जो है ये आपका ऑक्सीजन हो गया। ये 4 प्रमुख तत्व जो है पाए जाते हैं एमिनो एसिड में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हो गया। और उसके बाद अगर हम बात करें और कौन सा हो गया गाइस, तो उसके बाद जो है आपको याद रखना है नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है ये आपका कौन सा हो गया गाइस, तो याद रखिएगा उसके बाद जो है आपका नाइट्रोजन हो गया। तो ये 4 प्रमुख तत्व जो है एमिनो एसिड में पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ये 4 प्रमुख तत्व जो है पाए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है नोट देकर आपको एक पॉइंट लिखना है। अगर हम स्टार देकर एक पॉइंट लिखे तो यहाँ पे आपको क्या याद रखना है, तो याद रखिएगा कि जो है मानव शरीर का जो है ये आपको ध्यान रखना है। ये आपको क्या याद रखना है guys? याद रखिएगा मानव शरीर का जो है ये आपको ध्यान रखना है 15% भाग जो ये किससे बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है प्रोटीन से, ठीक है। मानव शरीर का जो है ये आपको ध्यान रखना है, मानव शरीर का 15% भाग जो है ये आपको ध्यान रखना है। मानव शरीर का 15% भाग जो है ये किसका बना हुआ है गाइस, याद रखिएगा मानव शरीर का 15% भाग जो है ये प्रोटीन का बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है। किसका बना हुआ है गाइस, याद रखिएगा प्रोटीन का बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। प्रोटीन का बना हुआ है, ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि जब आप एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका डैश बदल जाता है। तो आपको बताना है, तो आपके ऑप्शन ए तत्व संख्या बदल जाता है, या ऑप्शन बी आयतन बदल जाता है, या ऑप्शन सी आवेश बदल जाता है, या ऑप्शन डी समस्थानिक बदल जाता है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब एक परमाणु के न्यूट्रॉनों की संख्या को बदल देते हैं तो इसका क्या बदलता है, समस्थानिक यानी कि आइसोटोप बदल जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था, ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नवजीवन का, ऑप्शन बी इंडिया गजट का, ऑप्शन सी इंडियन ओपिनियन का, या ऑप्शन डी अफ्रीकन का। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा गाइस। इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन किया था, ये आपको ध्यान रखना है। यानी दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था, तो इंडियन ओपिनियन का प्रकाशन किया था, ये आपको ध्यान रखना। और अगर हम बात करें तो याद रखिएगा इन्होंने जो है ये आपको ध्यान रखना है कि ये प्रकाशन कब किया था गाइस, याद रखिएगा 1904 में, ठीक है। ये जो है प्रकाशन कब किया था इसका गाइस, याद रखिएगा 1904 में जो है ये आपको ध्यान रखना है। 1904 में जो है ये आपको ध्यान रखना है, इसका जो है 1904 में जो है क्या किया था, तो याद रखिएगा 1904 में जो है ये प्रकाशित हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ये कब प्रकाशित हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये जो प्रकाशित हुआ था 1904 में प्रकाशित हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1904 में प्रकाशित हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम गांधी जी से रिलेटेड अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो याद रखिएगा 1894 में जो है ये आपको ध्यान रखना है दक्षिण अफ्रीका में जो है आपको ध्यान रखना है नेताल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है। ये आपको कहाँ याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका में जो है ये आपको ध्यान रखना है। दक्षिण अफ्रीका में जो है आपको ध्यान रखना है, दक्षिण अफ्रीका में जो है किसकी स्थापना की थी गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। दक्षिण अफ्रीका में जो है आपको ध्यान रखना है नेटाल इंडियन कांग्रेस, ठीक है। किसकी स्थापना की थी गाइस, तो आपको ध्यान रखना है दक्षिण अफ्रीका में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी, आपको ध्यान रखना है। दक्षिण अफ्रीका में जो है ये आपको ध्यान रखना है नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना जो है की थी, आपको ध्यान रखना है। नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना जो है आपको ध्यान रखना है दक्षिण अफ्रीका में नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना की थी, आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें कि इसकी स्थापना जो है गाइस देखिएगा स्थापना की थी, उसके बाद अगर हम बात करें कि स्थापना जो है ये कब किया गया था गाइस, याद रखिएगा नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना जो है ये कब किया गया था गाइस, याद रखिएगा ये किया गया था आपका 1894 में ईस्वी में किया गया था। ये कब किया गया था गाइस, याद रखिएगा 1894 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं गाइस
अगला पॉइंट जो है ये भी आपको स्टार दे के लिखना है guys, ये भी जो है ये आपका स्टार दे के, उसके बाद स्टार दे के आपको एक पॉइंट और नोट करना है जो कि आपको याद रखना है कि 1906 में जो है guys, याद रखिएगा 1906 में जो है ये आपको ध्यान रखना है, 1906 में जो है गांधी जी ने, याद रखिएगा 1906 में, ठीक है, महात्मा गांधी की हम बात करें, ठीक है, आपको ध्यान रखना है 1906 में, याद रखिएगा इन्होंने किसकी स्थापना की थी guys, तो याद रखिएगा 1906 में जो है फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी, आपको ध्यान रखना है 1906 में जो है ये आपको ध्यान रखना है 1906 में जो है ये आपको ध्यान रखना है किसकी स्थापना की थी गाइस, याद रखिएगा 1906 में फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी, आपको ध्यान रखना है फिनिक्स फॉर्म की स्थापना जो है ये कब की थी गाइस, याद रखिएगा फिनिक्स फॉर्म की स्थापना गांधी जी ने 1906 में की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि किस गवर्नर जनरल के ने दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। तो आपको बताना है कि कौन सा गवर्नर जनरल है जो दास प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। तो आपके ऑप्शन है सर जॉन सोल्ट, ऑप्शन बी एलेन ब्रो, ऑप्शन सी कार्नावालिस या ऑप्शन डी विलियम बेंटिंग। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो दास प्रथा पे जो है ये किसने किया था, एलेन ब्रो ने, ठीक है। तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें कि दास प्रथा पर प्रतिबंध जो है, दास प्रथा पे जो है ये प्रतिबंध कब लगाया गया था गाइस, याद रखिएगा 1833 में जो है आपको ध्यान रखना है। एलन बरो ने जो है 1833 में प्रतिबंध लगाया था, यह भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें कार्नावालिस की, अगर हम बात करते हैं गाइस, तो आपको ध्यान रखना है कार्नावालिस की अगर हम बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है कार्नावालिस का सिविल सेवा का जनक जो है ये किसे कहा जाता है गाइस, तो आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं गाइस कार्नावालिस के बारे में, अगर हम बात करें गाइस, तो आपको ध्यान रखना है सिविल सेवा का जनक जो है, सिविल सेवा का जनक जो है ये किसे कहा जाता है गाइस, तो आपको ध्यान रखना है सिविल सेवा का जनक जो है ये कार्नावालिस को कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं विलियम बेंटिंग की गाइस, तो याद रखिएगा विलियम बेंटिंग की अगर हम बात करें तो ठगी प्रथा पर जो है रोक किसने लगाया था गाइस, तो याद रखिएगा ठगी ठगी प्रथा पर जो है रोक किसने लगाया था गाइस, तो ठगी प्रथा पर जो है ठगी प्रथा पर जो है रोक किसने लगाया था गाइस, तो याद रखिएगा ठगी प्रथा पर प्रतिबंध किसने लगाया था, तो ठगी प्रथा पर प्रतिबंध जो है ये आपको ध्यान रखना है विलियम बेंटिंग ने लगाया था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है। तो आपको बताना है राखल लीला जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है। तो आपके ऑप्शन है असम का, ऑप्शन बी केरल का, ऑप्शन सी हरियाणा का या ऑप्शन डी मध्य प्रदेश का। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका जो है गाइस, याद रखिएगा ऑप्शन जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। राखल लीला जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है, असम का है। अगर हम बात करें असम के और से लोक नृत्य के बारे में अगर हम बात करेंगे इससे याद रखिएगा ये आपको ध्यान रखना है बिहू लोक नृत्य जो है ये किस राज्य का है, इससे याद रखिएगा बिहू जो है ये आपके असम का है। उसके अलावा अगर हम बात करेंगे इससे आपको याद रखना है झूमर, झूमर जो है ये किस राज्य का है, इससे आपको ध्यान रखना है झूमर, झूमर जो है ये किस राज्य का है, सॉरी झूमुर, झूमुर जो है ये किस राज्य का है, ये आपके जो है असम का है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे इससे याद रखिएगा बागुरुम्बा जो है ये किस राज्य का है, इससे आपको ध्यान रखना है बागुरुम्बा, ठीक है। बागुरुम्बा जो है ये किस राज्य का है, इससे आपको ध्यान रखना है बागुरुम्बा जो है ये भी आपके असम का, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो ये आपको ध्यान रखना है देवधनी, देवधनी जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है, इससे आपको ध्यान रखना है देवधनी जो है ये भी आपके असम का है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कुलाम किस भौतिक राशि का एसआई मात्रक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक राशि है जिसका एसआई मात्रक कुलाम है। तो चाल का एसआई मात्रक कुलाम होता है, या पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक कुलाम होता है, या विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कुलाम होता है, या कोणीय आवेग का एसआई मात्रक कुलाम होता है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कुलाम जो है ये किसका एसआई मात्रक होता है, गाइस याद रखिएगा कूलाम जो है ये आपको ध्यान रखना है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक जो है ये कूलाम होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा अगर हमारे आते हैं तो चाल, चाल का एसआई मात्रक जो है ये क्या होता है गाइस, तो अगर हम बात करें चाल का मीटर प्रति सेकंड जो है ये किसका एसआई मात्रक होता है गाइस, तो आपको ध्यान रखना है मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि मीटर प्रति सेकंड जो है ये आपको ध्यान रखना है मीटर प्रति सेकंड जो है ये किसका होता है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है मीटर प्रति सेकंड जो है ये आपके चाल का होता है, ये आपको ध्यान रखना है मीटर प्रति सेकंड जो है किसका होता है, चाल का होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें मीटर प्रति सेकंड चाल का हो गया, उसका पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक क्या होता है गाइस, तो याद रखिएगा न्यूटन प्रति मीटर जो है ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें न्यूटन प्रति मीटर जो है ये आपको ध्यान रखना है, न्यूटन प्रति मीटर जो है ये किसका होता है गाइस, तो आपको ध्यान रखना है न्यूटन प्रति मीटर जो है ये आपको ध्यान रखना है किसका होता है गाइस, तो आपको ध्यान रखना है न्यूटन प्रति मीटर जो है
ये आपके पृष्ठ तनाव का ऐसा मात्रक होता है, ये आपको ध्यान रखना है, न्यूटन प्रति मीटर, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे इससे याद रखिएगा आपका जो है कोणीय वेग, ठीक है। कोणीय वेग का जो है ऐसा मात्रक क्या होता है, इससे आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कोणीय वेग का जो है ऐसा मात्रक क्या होता है, इससे याद रखिएगा। कोणीय वेग का ऐसा मात्रक होता है रेडियन प्रति सेकंड, ठीक है। रेडियन प्रति सेकंड जो है ये किसका होता है, इससे आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें तो रेडियन प्रति सेकंड जो है ये किसका होता है, इससे आपको ध्यान रखना है। रेडियन प्रति सेकंड जो है ये आपको ध्यान रखना है। रेडियन प्रति सेकंड जो है ये किसका होता है गाइस, याद रखिएगा। रेडियन प्रति सेकंड जो है ये आपके किसका होता है गाइस, याद रखिएगा। ये होता है आपके कोणीय वेग का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 18 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो आपको बताना है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए फैराडे ने, ऑप्शन बी फ्लेमिंग ने, ऑप्शन सी मैक्सवेल ने, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज जो है फैराडे ने की थी, ये आपको ध्यान रखना है। और अगर हम बात करें कि फैराडे ने जो है विद्युत प्रेरण की खोज जो है, अगर हम बात करते हैं कि फैराडे ने जो है माइकल फ्राइडे ने इसकी खोज जो है ये कब की थी गाइस, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसकी खोज जो है आपको ध्यान रखना है 1831 में की थी, आपको ध्यान रखना है। इसकी खोज कब की थी गाइस, याद देखिएगा 1831 ईस्वी में जो है इसकी खोज की थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 19 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि पानी की कठोरता का परीक्षण करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाएगी। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए आसवन, ऑप्शन बी उबालना, ऑप्शन सी साबुन से झाग बनाना, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। पानी की कठोरता का परीक्षण करने के लिए जो है कौन सी विधि अपनाई जाएगी गाइस, याद रखिएगा। ये जो है साबुन से झाग बनाना, यानी कि कठोर पानी जो होगा ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कठोर पानी जो होगा ये आपको लिखना है कि कठोर पानी जो है ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते गए इससे आपको ध्यान रखना है कि अगर हम बात करते गए इसकी आपको ध्यान रखना है कि कठोर पानी जो है ये आपको ध्यान रखना है। कठोर पानी जो है ये आपको ध्यान रखना है झाग कम बनाता है, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कठोर पानी जो है, कठोर पानी झाग कम बनाता है, ये आपको ध्यान रखना है। कठोर पानी जो है ये आपको ध्यान रखना है झाग जो है ये कम बनाता है, ये आपको ध्यान रखना है। कठोर पानी जो है ये झाग कम बनाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो आपको बताना है सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए सन मोटर का, ऑप्शन बी हेलियोस्कोप का, ऑप्शन सी टेलीस्कोप का, या ऑप्शन डी स्ट्रेबोस्कोप का। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। सूर्य को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, हेलियोस्कोप का प्रयोग किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है गाइस। अगर 21 कह रहा है कि निम्नलिखित में से उपनिषद की संख्या कितनी होती है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से उपनिषद की संख्या कितनी होती है। तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 18, या ऑप्शन डी 108। गाइस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो अगर हम बात करें उपनिषद की संख्या कितनी होती है, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 108 जो है ये उपनिषद की संख्या होती है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस 6 जो है ये किसकी संख्या होती है गाइस, याद रखिएगा। वेदांत की संख्या जो है ये कितनी होती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं गाइस, याद रखिएगा वेदांत की संख्या, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि वेदांत की संख्या जो है ये कितनी होती है गाइस, याद रखिएगा वेदांत की संख्या जो है ये 6 होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस, याद रखिएगा 4, 4 जो है ये किसकी संख्या होती है गाइस, तो याद रखिएगा अगर हम 4 बात करें तो वेद की संख्या जो है ये कितनी होती है गाइस, तो याद रखिएगा वेद की संख्या जो है ये कितनी होती है गाइस, तो याद रखिएगा वेद की संख्या जो है ये 4 होती है, वेदांत की संख्या 6 होती है, और वेद की संख्या जो है 4 होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम 18 की बात करें, 18 जो ये किसका होता है गाइस, तो याद रखिएगा 18 जो है पुराण की संख्या जो ये कितनी होती है गाइस, तो याद रखिएगा पुराण की संख्या, ठीक है। पुराण की संख्या जो ये कितनी होती है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। पुराण की संख्या, ठीक है। पुराण की संख्या जो है ये कितनी होती है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। पुराण की संख्या जो है ये 18 होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस 108 जो है, जो कि मैं अभी बताई हूँ कि उपनिषद की संख्या कितनी होती है गाइस, याद रखिएगा उपनिषद की संख्या जो है ये कितनी होती है गाइस, याद रखिएगा उपनिषद की संख्या जो है 108 होती है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ये जितना भी मैं 4-5 लिखाई हूँ, जो वेदांत की संख्या, वेद की संख्या, पुराण की संख्या और उपनिषद की संख्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट कह लीजिए गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 22 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि पुस्तक अग्नि की उड़ान के लेखक कौन है? तो आपको बताना है कि पुस्तक जो अग्नि की उड़ान है इनके लेखक कौन है? तो आपके ऑप्शन है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी वीवी गिरी, ऑप्शन सी डॉक्टर राधाकृष्ण, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुस्तक अग्नि की उड़ान के लेखक कौन है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो पुस्तक अग्नि की उड़ान के लेखक हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें गाइस तो ये आपको ध्यान रखना है। इनको जो है एपीजे अब्दुल कलाम को जो है गाइस याद रखिएगा, इनको जो है क्या कहा जाता है गाइस याद रखिएगा, मिसाइल मैन के नाम से जो है ये किन्हें जाना जाता था गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। मिसाइल मिसाइल मैन कहा जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें जो है ये क्या कहा जाता था गाइस याद रखिएगा, मिसाइल मैन कहा जाता था, ये आपको ध्यान रखना है। इन्हें क्या कहा जाता था गाइस याद रखिएगा, मिसाइल मैन कहा जाता था, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें गाइस तो याद रखिएगा ये जो है 11वें राष्ट्रपति थे। एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें गाइस तो याद रखिएगा ये जो है आपके कैवें राष्ट्रपति थे गाइस, याद रखिएगा 11वें राष्ट्रपति थे, ये आपको ध्यान रखना है। ये आपके कैवें राष्ट्रपति थे, तो ये आपको ध्यान रखना है, 11वें राष्ट्रपति थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। और दूसरा पॉइंट आपको क्या याद रखना है, तो याद रखिएगा अगर हम बात करें इन्हें जो है पद्म विभूषण मिला हुआ है और भारत रत्न। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इन्हें भारत रत्न से जो है कब सम्मानित किया गया था गाइस, तो याद रखिएगा अगर हम बात करते हैं गाइस कि भारत रत्न, ठीक है, भारत रत्न से जो है इन्हें कब सम्मानित किया गया था गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत रत्न से इन्हें कब सम्मानित किया गया था गाइस, तो याद रखिएगा भारत रत्न से, ठीक है। भारत रत्न से इन्हें कब सम्मानित किया गया था गाइस, तो याद रखिएगा भारत रत्न से 1997 में इन्हें सम्मानित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना। और दूसरा आपको क्या याद रखना है, इन्हें सम्मानित किया गया था पद्म विभूषण से, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर हम बात करते हैं गाइस कि इन्हें जो है पद्म विभूषण से सम्मानित कब किया गया था गाइस, तो आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि इन्हें जो है पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था गाइस, याद रखिएगा इन्हें जो है पद्म विभूषण से 1990 में सम्मानित किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, 1990 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 23 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किनके द्वारा किया जाता है? तो आपको बताना है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है ये किनके द्वारा किया जाता है? तो आपके ऑप्शन है विधान परिषद के सदस्यों के द्वारा, ऑप्शन बी भारत की जनता द्वारा, ऑप्शन सी लोकसभा के सदस्यों के द्वारा, या ऑप्शन डी राज्यों की विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा जो है चुनाव किया जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 24 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि सांडों को वश में करने का खेल जल्लीकट्टू किस राज्य में प्रसिद्ध है? तो आपके ऑप्शन है कर्नाटक में, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश में, ऑप्शन सी तमिलनाडु में, या ऑप्शन डी केरल में। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। सांडों को वश में करने का जो है जल्लीकट्टू जो है ये किस राज्य का है गाइस, याद रखिएगा ये आपके जो है ये आपके किसका है, तमिलनाडु में होता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये बात करें जल्लीकट्टू जो है ये आपको ध्यान रखना है। जल्लीकट्टू की अगर हम बात करें इससे आपको ध्यान रखना है। अगर हम जल्लीकट्टू की बात करें तो ये आपको ध्यान रखना है तमिलनाडु का गौरव और संस्कृति का प्रतीक है, ठीक है। तो याद रखिएगा तमिलनाडु खेल जो है ये आपको ध्यान रखना है। तमिलनाडु का जो खेल है ये आपको ध्यान रखना है। तमिलनाडु का जो है आपको ध्यान रखना है। तमिलनाडु के गौरव और तमिलनाडु के जो है guys याद रखिएगा गौरव और संस्कृति का प्रतीक कौन सा है guys? तो याद रखिएगा गौरव, तमिलनाडु के गौरव और संस्कृति का प्रतीक क्या है गाइस, तो आपको ध्यान रखना है। तमिलनाडु के गौरव और संस्कृति का प्रतीक जो है ये क्या है गाइस, याद रखिएगा तमिलनाडु के गौरव और संस्कृति का प्रतीक है, संस्कृति का प्रतीक है जल्लीकट्टू, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। संस्कृति का प्रतीक है जल्लीकट्टू फेस्टिवल, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 25 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि कीमोथेरेपी किसके उपचार के लिए दी जाती है? तो आपके ऑप्शन है हृदय रोग के लिए, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस सी के लिए, ऑप्शन सी कैंसर के लिए, या ऑप्शन डी गुर्दे की विफलता के लिए। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कीमोथेरेपी जो है ये किसके उपचार के लिए दी जाती है गाइस, तो कैंसर के लिए दी जाती है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 26 हमसे कह रहा है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 26 हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन गोवा में एक समुद्र तट है? तो आपको बताना है कौन है जो कि गोवा में एक समुद्र तट है। तो आपके ऑप्शन है
पालोलेलम, ऑप्शन बी कुडले, ऑप्शन बी सी मरीना, या ऑप्शन डी वर्कला। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये गोवा का एक समुद्र तट है। उसके बाद अगर हम बात करें ये आपका कुडले जो है ये कहाँ का है guys? अगर हम बात करते हैं कुडले, कुडले जो है ये आपके कर्नाटक के स्टेट का है। ये आपको ध्यान रखना है। कुडले जो है ये आपके किस स्टेट का है guys? याद रखिएगा। कुडले जो है ये कर्नाटक का है। पालेलम जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके जो है गोवा का है। ये आपको ध्यान रखना। और जो है मरीना जो है ये आपके कहाँ का है guys? याद रखिएगा। मरीना जो है ये आपके तमिलनाडु का है। ये आपको ध्यान रखना है। मरीना जो है ये आपके कहाँ का है guys? तो ये आपको ध्यान रखना है। मरीना जो है ये आपके तमिलनाडु का है। और अगर हम बात करें वर्कला जो है ये आपके कहाँ का है guys? याद रखिएगा। वर्कला जो है ये आपके केरल का है। ये आपको ध्यान रखना है। वर्कला जो है ये आपके कहाँ का है guys? ये आपको ध्यान रखना है। वर्कला जो है ये आपके केरल का है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए जी सुब्रमण्यम अय्यर, ऑप्शन बी सरदार भगत सिंह, ऑप्शन सी रुक्मणी लक्ष्मीपत, या ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस। तो गाइज इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जो है सरदार भगत सिंह हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि इसकी स्थापना जो है कब हुआ था गाइस, याद रखिएगा। इसकी स्थापना जो है इसकी जो है अगर हम बात करते हैं कि स्थापना कब हुई थी गाइस, याद रखिएगा। इसकी स्थापना जो है 1926 में हुई थी। आपको ध्यान रखना है। ये नौजवान भारत सभा की स्थापना जो है ये कब हुई थी गाइस, याद रखिएगा। 1926 में हुई थी। किसने की थी? सरदार भगत सिंह ने। ठीक है, 1926। ठीक है, 1926 में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 28 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 28 के नाम से कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी है? तो आपको बताना है कौन सी नदी है जो यमुना की सहायक नदी है। तो आपके ऑप्शन ऑप्शन है गंडक, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी सोन, या ऑप्शन डी घाघरा। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। यमुना की सहायक नदी कौन सी है गाइस, याद रखिएगा। यमुना की सहायक नदी जो है ये चंबल है। ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं सबसे पहले यमुना नदी के बारे में हम बात करेंगे गाइस, तो यहाँ पे जो है हम किसके बारे में बात करेंगे? यमुना के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले जो हम इसकी लंबाई के बारे में बात करेंगे गाइस, याद रखिएगा यमुना की लंबाई कितनी होती है। तो याद रखिएगा यमुना की लंबाई जो है ये कितनी है गाइस, याद रखिएगा ये है आपका 1376 किलोमीटर जो है। ये आपको ध्यान रखना है। 1376 किलोमीटर जो है ये आपकी यमुना का लंबाई है। ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अगर हम दूसरा पॉइंट यमुना से याद करें तो याद रखिएगा ये आपको ध्यान रखना है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है गाइस, तो याद रखिएगा गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी आपकी यमुना नदी है। आपको ध्यान रखना है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है गाइस, आपको ध्यान रखना है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है गाइस, आपको ध्यान रखना है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है गाइस, याद रखिएगा यमुना नदी है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं यमुना की जो है कुछ सहायक नदियों के बारे में अगर हम बात करें, इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी है गाइस, आपको ध्यान रखना है। इसकी जो है सहायक नदियां जो है ये कौन कौन सी है, यमुना की सहायक नदियां कौन कौन सी है गाइस, तो ये आपको ध्यान रखना है। यमुना की सहायक नदियां जो है कौन कौन सी है, तो ये आपका केन नदी जो है यमुना की सहायक नदी है। इसके अलावा अगर हम बात करें बेतवा नदी जो है ये आपकी यमुना की सहायक नदी है। आपको ध्यान रखना है। केन हो गया, बेतवा हो गया। उसके बाद अगर हम बात करें गाइस तो आपका जो है हिंडन नदी जो है, हिंडन नदी जो है ये आपको ध्यान रखना है। इसकी सहायक नदी हो गई, हिंडन हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका जो है टोन्स हो गया। ये सब जो है इसकी सहायक नदी हो गई। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं गाइस तो आपको ध्यान रखना है कि चंबल नदी की जो है अगर हम बात करते हैं कि चंबल नदी की जो है अगर हम बात करते हैं कि कुल लंबाई कितनी है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करते हैं कि चंबल नदी की जो है गाइस, याद रखिएगा अगर हम कुल लंबाई की बात करें गाइस, याद रखिएगा चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है गाइस, ये आपको ध्यान रखना है। ये है आपका 1024 किलोमीटर जो है। ये आपको ध्यान रखना है। 1024 किलोमीटर जो है चंबल नदी की कुल लंबाई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यमुना नदी के जल ग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो आपके ऑप्शन ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी उत्तराखंड, या ऑप्शन डी पंजाब। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है गाइस। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि केरल के समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ये आपको बताना है। तो आपके ऑप्शन ऑप्शन है थोरियम पाया जाता है, ऑप्शन बी रेडियम पाया जाता है, या ऑप्शन सी कैल्शियम पाया जाता है, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। केरल के समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में जो है ये क्या पाया जाता है, थोरियम पाया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गाइज आपका जो है रेलवे ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर सेट जो है ये आपका सेट जो है आपको कौन सा था, सेट 12 जो था ये यही कंप्लीट होता है। यहाँ से रिलेटेड आपको कोई भी कंफ्यूजन
कंफ्यूजन कोई भी दिक्कत है, आप मुझसे कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगी। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है गाइस कि ये वीडियो आपके लिए थोड़ा-सा भी हेल्पफुल रहा, तो प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, धन्यवाद।